अनुराग, हेमंत, पुष्पेंद्र और दामिनी आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। लगभग रोज ही वो लोग आपस में मिलते थे। यूँ कहिए कि जिस दिन इन लोगों की आपस में बात नहीं होती थी, इनका खाना ही हजम नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा होने वाला था जिसके कारण इन सभी को बिछुड़ जाना था। कारण ये था कि चारों अब सयाने हो गए थे और उनकी नौकरी अलग अलग शहरों में, प्रदेशों में लग गई थी। यह सभी दोस्त पढ़ने में अच्छे थे, इस कारण अनुराग, हेमंत और पुष्पेंद्र की नौकरी भी अच्छी ही लगी थी। दामिनी का विवाह बहुत अमीर घराने में जयपुर में हो रहा था। दोनों ही परिवारों ने मिलकर डेस्टिनेशन मैरिज मॉरिशस में प्लान की थी। तीनों दोस्तों में से कोई भी दामिनी की मैरिज में शामिल नहीं हो पाया था और उन्हें डर था कि जिस दिन वो दामिनी के हाथ लग जाएंगे, उनकी बुरी तरह से पिटाई और खिंचाई होने वाली है। इनमें से केवल अनुराग ही ऐसा था जिसकी अपने शहर नोएडा में ही नौकरी लगी थी। कई दिनों बाद अनुराग, हेमंत, पुष्पेंद्र ने मिलने का प्लान बनाया। हर बार की तरह ये अपनी मीटिंग का एक टॉपिक तय कर लेते थे जिस पर सारे मित्र चर्चा करते थे। इस बार का टॉपिक तय हुआ, भूत प्रेत होते हैं या नहीं। मिलते ही तीनों मित्र आपस में गले लगे और सीधे डाइनिंग रूम में बैठ गए। खाने पीने की चीज़ों से डाइनिंग टेबल भरी हुई थी। मेज के एक हिस्से में बियर और वाइन की महंगी बोतलें रखी थी। वाह वाह, ज़बरदस्त तैयारी कर रखी है। आज की रात तो बहुत मज़ा आने वाला है यार। शायद आज के बाद हम लोग रोज़ तो क्या, महीनों महीनों नहीं मिल पाएंगे। बस अपनी भड़ास व्हाट्सएप पर निकाला करेंगे। वैसे मज़ा आ जाता अगर दामिनी भी साथ होती। लेकिन यार, इस वाइन का मज़ा और आज का टॉपिक भूत प्रेत होते हैं या नहीं, कम से कम ये तो नहीं होने वाला था अगर दामिनी होती तो। ठीक कह रहे हो प्यारे लाल। चलो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। अनुराग कुछ कहने ही वाला था कि उसे चूड़ियों की खनखनाहट और जूतियों की पैछट सुनाई देने लगी। हल्की सी आवाज़ आई जैसे किसी ने गेट खटखटाया हो। अनुराग ने उठकर खिड़की से झांक कर देखा और डरता हुआ अपने दोस्तों की ओर मुड़ा। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने सचमुच भूत देख लिया है। अबे बोल, क्या बात है? सालों सचमुच की भूत नहीं आ रही है? जल्दी से शराब वराब हटाओ, पिटने को तैयार हो जाओ। दामिनी आ रही है, दामिनी। देखा, शराब की एक बूंद भी इसके गले से नीचे उतरी नहीं है और इसे अभी से भूत प्रेत दिखाई देने लगे। अबे दामिनी भारत में नहीं, मॉरिशस में है। मैं सही कह रहा हूँ, दामिनी ही आ रही है और बहुत गुस्से में है। उसके हाथ में स्केल भी है। इससे पहले कि वो लोग संभलते, वास्तव में दामिनी आ गई और उन तीनों पर बरसने लगी। शर्म नहीं आई तुम लोगों को? एक भी कमीना मेरी शादी में नहीं आया। तुम लोग आते तो शायद बचा लेते। तीनों ने कान पकड़ते हुए कहा, दामिनी, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। चाहे तो कोई भी सज़ा दे दो हमको। सजा मिलेगी, बरोबर सजा मिलेगी। उन तीनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई क्योंकि दामिनी ने अपना पंच बोलने का ढंग नहीं बदला था। अच्छा चलो, माफ किया तीनों को, लेकिन आइंदा ऐसी गलती मत करना। और सुनो, ड्रिंक खटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं रहने दो। आज अपुन भी पिएगा तुम लोगों के साथ। लेकिन वैसे आज का टॉपिक क्या रखा है? अभी कोई टॉपिक नहीं रखा है। तुम आ गई हो तो तुम ही सजेस्ट करो। उसे पता था कि भूत प्रेत की बात से दामिनी डर जाएगी। चलो आज भूत प्रेत का विषय ही रखते हैं। तीनों दोस्त एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर अनुराग ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन तुम डरोगी तो नहीं? पहले तुम ही से शुरू करते हैं। तुम अपना कोई स्मरण सुनाओ। हेमंत ने मजाक करते हुए कहा। अरे अरे अनुराग भाई, शुरुआत इतनी ख़राब क्यों करना चाहते हो? ये तो कोई ऐसा किस्सा सुनाएगी कि मैंने अपनी परछाई को भूत समझ लिया, या कॉकरोच मेरे ऊपर चढ़ गया, मैंने समझ लिया भूत है। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा किस्सा नहीं सुनाऊंगी। मेरी कहानी को हल्के में लेने की कोशिश मत करना, वरना बहुत पछताओगे। क्योंकि मेरी कहानी में इमोशन है, खौफ है। अपने चूड़े को खनखनाते हुए बोली, चूड़ियों की झंकार है और वो सब है जिसकी तुम लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। मुझे लगता है यह पहले वाली दामिनी है ही नहीं, कोई और आ गई है दामिनी के रूप में। यह तो कहानी किस्सों से पहले ही हमें इतना डरा देगी जितना हम डरावनी कहानी अंग्रेजी फिल्मों को देखकर डरते हैं। तो ठीक है दामिनी,
सबसे पहला किस्सा आप ही सुनाओ। मेरा किस्सा पहले सुन लिया तो तुम लोगों के किस्से कॉमेडी लगेंगे। मेरे किस्से का मतलब द एंड। ठीक है, लेडीज फर्स्ट, नहीं तो अल्फ़ाबेट फर्स्ट। अनुराग, आप सुनाओ अपना किस्सा। वाइन का एक घूंट भरते हुए अनुराग ने कहा, ठीक है तो सुनो। 5 बरस पहले की बात है। मैं यूनिवर्सिटी अपनी बीएससी की मार्कशीट और डिग्री लेने गया था। मैं शहर से बहुत अपरिचित था। 2 होटल रेलवे स्टेशन के पास देखे थे और मन बना लिया कि अगर देर हो गई तो इन्हीं में से किसी में रात गुजार लूँगा। और भी बहुत से विद्यार्थी अपने अपने कामों के लिए यूनिवर्सिटी आए हुए थे। वहाँ जाके पता लगा डिग्री लेने के लिए तो डॉक्यूमेंट अटेस्ट करने पड़ेंगे, उनकी कॉपीज़ करके 4 जगह सबमिट करनी पड़ेगी, बड़े बाबू के हाथ गर्म करने पड़ेंगे। इतना सब कुछ देखकर मैं हतोत्साहित हो गया। मुझे लगा आज तो डिग्री मिलने से रही। तभी मेरी मुलाकात अपने से 1-2 वर्ष बड़े लड़के से हो गई जिसका नाम था अनूप। अनूप थोड़ा हेल्पफुल लग रहा था। वो लगातार मेरी हेल्प करने लगा। देर पर देर होती चली जा रही थी। अनूप की मदद से मैंने किसी तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी में जमा तो कर दिए थे, लेकिन अब डिग्री की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन जैसे ही 6 बजे सारे ऑफिसेज और काउंटर धड़ाधड़ बंद हो गए। मुझे मालूम था कि यूनिवर्सिटी बंद होने के बाद सारा इलाका सुनसान हो जाता है, रिक्शा भी नहीं मिलती। मेरे दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी। अनूप ने मुझसे सवाल किया, इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? मैंने अपनी दुविधा अनूप को बताई। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर स्टेशन के लिए कोई सवारी नहीं मिलेगी तो क्या हो गया? मेरा घर पास में ही है। आज रात तू मेरे घर रुक जाना, सुबह स्टेशन निकल जाना। धन्यवाद दोस्त, मैंने अनूप से कहा। तुमने तो मेरी परेशानी हल कर दी। अब तो रात के 10 भी बज जाएं तो कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारे घर वालों को कोई एतराज़ तो नहीं होगा ना? नहीं दोस्त, घर पर मैं अकेला ही हूँ। मम्मी पापा मौसी से मिलने देहरादून गए हैं। हाँ, घर पर कोई खाने पीने का जुगाड़ नहीं है, खाना बाहर ही खाना पड़ेगा। रात 8:30 के करीब मुझे मेरी डिग्री और मार्कशीट मिल पाई। क्योंकि बाबू केवल हमारी वजह से ही रुका था, इसलिए उसने 100 रुपये की बख्शीश हमसे मांगी। हम दोनों यूनिवर्सिटी से बाहर आए तो देखा सन्नाटा पसरा हुआ था। रिक्शा तो क्या, कोई आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूरी पर एक झोपड़ी सी दिखाई दी। अनूप बोला, चलो शुक्र है, बुढ़िया का होटल तो खुला हुआ है। दरवाज़ा खटखटाने पर लालटेन लिए एक रहस्यमय सी बुढ़िया बाहर आई और डांटते हुए बोली, क्यों पीट रहे हो दरवाज़ा? क्या तोड़ोगे? क्या चाहिए तुम्हें? अनूप बोला, अम्मा रोटी खानी है। ठीक है बैठो, लेकिन डबल चार्ज लगेगा। खाना खाने के बाद लगभग 10:30 बजे अनूप और मैं पैदल ही उसके घर की ओर चल दिए। सड़क से उसके घर तक का रास्ता कच्चा और सुनसान था। अनूप ने मुझसे पूछा, तू भूत प्रेत से डरता तो नहीं है ना? मैंने कहा, भूत और प्रेत तो होते ही नहीं है भाई, ये सब तो हमारे मन का वहम होता है। वैसे क्यों पूछा तुमने? अरे वैसे ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि रास्ते में अभी एक कब्रिस्तान पड़ेगा और मुझे तो बहुत डर लगता है। मैं तो राम राम कह के ही रास्ता पार करता हूँ। इसी के साथ अनूप हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। फिर एकदम बीच में रुककर खड़ा हो गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? क्यों डर रहे हो? अनूप का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने डरते हुए कब्रिस्तान की ओर इशारा किया। मैंने देखा वहाँ 2 आंखें अंगारे जैसे चमकती हुई हमें घूर रही थी। अनूप काँप रहा था। मैंने अनूप को धीरज बनाते हुए कहा, वो कुछ नहीं है, ज़रा ध्यान से देखो अनूप, किसी ने कब्र पर अगरबत्ती जला रखी है। अगर तुम्हें इतना डर लगता है तो रोज़ घर से कैसे जाते हो? मुझे आज ही देर हुई है, अनूप बोला। मैं हमेशा दिन छिपने से पहले ही घर पहुंच जाता हूँ। मुझे तो सचमुच भूत प्रेतों से बहुत डर लगता है। अनूप डरो नहीं, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, भूत प्रेत का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन अनूप फिर से डर के मारे कांपते हुए बोला, अगर भूत प्रेत नहीं होते तो सामने वो कौन है? सच में सामने एक शख्स की परछाई पड़ी थी, उसके पैर उल्टे थे। भागो भागो, ये कहकर अनूप दौड़ने लगा। मुझे भी उसके पीछे पीछे दौड़ना पड़ा। मैं भी बहुत विचलित हो गया था। अनूप अपने घर का दरवाज़ा खोलकर जल्दी से घर में घुस गया। मैं भी उसके पीछे पीछे था। हाफता हुआ बोला, अब तो मान गए ना कि भूत प्रेत होते हैं? नहीं मित्र, मैंने कहा, इतनी आसानी से मैं अपनी धारणा को बदल नहीं सकता। मुझे लगता है वो आदमी बीमार था, बहुत दिनों से नहाया नहीं था और किसी बीमारी के कारण उसके पैर उलट गए होंगे। फिर मुझे याद आया, वैसे उसके पैर उल्टे नहीं थे, तिरछे थे। ठीक है, मत मानो, आज नहीं तो कल तुम्हें मानना ही पड़ेगा। चलो कल की कल देखेंगे, मैंने अनूप से कहा। फिलहाल तो तुम्हारा घर देख रहा हूँ, बड़ा एंटीक लग रहा है, लगता है बहुत पुराना बना हुआ है। हाँ, सही कह रहे हो, ये घर तो मेरे दादा के ज़माने का है, लेकिन इसका असली वैभव तो इस कमरे में दिखाई देता है। अनूप मुझे दूसरे कमरे में ले गया। ये कमरा काफ़ी रहस्यमयी लग रहा था। जानवरों की खाल, आदमियों के
नरमुंड, न जाने क्या क्या था। मैंने अनूप से कहा, वैसे तो तुम्हें बहुत डर लगता है, इस घर में डर नहीं लगता? अरे अपने घर में कौन डरता है, और फिर ये तो मेरे पापा का कार्य क्षेत्र है। मेरे पापा एक तांत्रिक हैं, वो मानव शरीर पर शोध करते हैं। अब मुझे लगने लगा था कि मैंने अनूप के साथ आकर गलती की है, लेकिन अब कुछ सूझ भी नहीं रहा था। ये तो मुझे समझ में आ गया था कि मैं तांत्रिकों के भंवर जाल में फंस चुका हूँ, लेकिन अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था। मैंने कहा, चल यार ये सब सुबह देखेंगे, फिलहाल तो नींद आ रही है, बताओ सोना कहाँ है? अनूप मुझे एक कमरे में ले गया। ये बहुत ही घुटन भरा कमरा था। कमरे में अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी, सड़े हुए मांस जैसी दुर्गंध आ रही थी। बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गया था। सोच रहा था करूँ तो क्या करूँ। वहाँ मैंने अगरबत्ती का पैकेट देखा। मैंने कई सारी अगरबत्तियाँ कमरे में जला दी, जिससे पूरे कमरे में सुगंध फैल गई। लाइट का बटन मेरी ओर ही था, परंतु इस रहस्यमय घर में मैंने सोचा लाइट जली रहे तो ज़्यादा अच्छा है। थका होने के कारण अनूप को गुड नाइट कह के मैं सोने का प्रयास करने लगा, लेकिन ठीक से नींद नहीं आ रही थी। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे मुंह के पास कोई है, जैसे कि कोई आंखें मुझे देख रही हैं। मैंने आंख खोली तो देखा एक हाथ मेरे मुंह को छूता हुआ धीरे धीरे लंबा होता जा रहा था। वो हाथ मांस सहित हड्डियों से भरा हुआ था। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन उस हाथ ने मुझे नीचे धकेल दिया। मुझे लगा मेरा अंत समय आ गया है। भूत प्रेतों में मुझे यकीन हो आया था। मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उठने का कोशिश किया, लेकिन मेरी शक्ति ने जवाब दे दिया। मैंने अनूप की तरफ देखा तो मैं सन्न रह गया। अनूप की जगह एक नर कंकाल लेटा हुआ था, जो खाली काली आंखों से मुझे घूर रहा था। मैंने एक बार फिर भगवान का नाम लिया और पूरी शक्ति से उसके हाथ को ऊपर से धकेला। बड़ी मुश्किल से मेरा सिर आज़ाद हो पाया। मैं तेजी से मेन गेट की ओर भागा। बीच वाले कमरे में धुआं ही धुआं भरा हुआ था। वहाँ एक लंबे बालों वाला आदमी अनुष्ठान कर रहा था। मेन गेट तक पहुँचने में मुझे ऐसा लगा जैसे घंटों लग रहे हैं। पीछे से अनूप और वो आदमी शोर मचाते हुए मेरी तरफ भाग रहे थे। मैंने कांपते हाथों से मेन गेट खोला और बाहर कच्ची सड़क पर भागने लगा। कुछ दूरी पर मुझे रिक्शा खड़ा हुआ दिखाई दिया। मेरी सांस में सांस आई। मैंने पीछे देखा, कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा था। मैं रिक्शे वाले के पास रुका और हाफते हुए पूछा, भाई स्टेशन चलोगे? जी हाँ चलूँगा। उसकी आवाज़ कुछ अजीब सी थी, जैसे नाक से बोल रहा हो। एक नज़र मैंने उसके पैर पर डाली, देखा उसके पैर मुड़े हुए थे। और फिर मैंने उसके चेहरे की ओर देखा तो मेरी धमनियों में रक्त जैसे जम गया। ये तो वही आदमी था जो अनूप के यहाँ जाते समय हमें दिखा था, जिसके पैर तिरछे थे। रिक्शे वाला शोर मचाता रहा, आइए ना मुझे, आइए ना मुझे। लेकिन मैं बस भागता रहा और तब तक भागता रहा जब तक सड़क नहीं आ गई। सड़क के पास एक झुग्गी थी जिसमें कोई नहीं था। मैं उसी में घुस गया। कब मुझे नींद आई, कब सुबह हुई, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह 8 बजे के करीब मेरी नींद खुली। उस समय काफ़ी चहल पहल हो गई थी, लोग आ जा रहे थे। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि मैं उन लोगों के चंगुल से बच गया। अरे भाई अनुराग, ये तो बताओ कि फिर डिग्री और मार्कशीट लाए या नहीं, या वहीं छोड़ जाए? भाई मैं होता तो ज़रूर लेकर आता। तो अब ले आना, पीछे वाले कमरे में मेज पर रखी है। अब मतलब ये कि तू अब भूतों पर विश्वास करने लगा, ये तो मानता है ना? करने लगता मित्र, अगर कुछ दिनों बाद न्यूज़पेपर में एक समाचार न पढ़ा होता। समाचार में लिखा था, इस इलाके में एक गैंग सक्रिय है जो राहगीरों को लूट कर उनके शव को मेडिकल कॉलेज में अच्छे दामों पर बेच देता है। गैंग के 2-3 सदस्य भी पकड़े गए। मुझे लगता है मेरे साथ भी उसी गैंग ने वारदात की थी। चलिए हेमंत जी, अब आप भी अपने संस्मरण सुनाइए। भाई अनुराग की कहानी तो काफ़ी डरावनी थी। मेरी कहानी में इतना डर तो नहीं है, बल्कि उल्टे मुझे तो देवी भूतनी ने मेरी मदद ही की थी। वाह, मददगार भूतनी, मज़ा आएगा। सुनाओ हेमंत जी, मज़ा आ जाएगा। सुनाता हूँ, पहले ये जाम तो ख़त्म कर लूँ। हाँ, तो कहानी इस तरह है। शिमला के ऊपर एक चोटी है रोहतांग पास, काफ़ी ऊंचाई पर है, और वहाँ ट्रैकिंग और स्काइंग के शौकीन बहुतायत में जाया करते हैं। मैं वहाँ 4 दिन रुका और जी भर के ट्रैकिंग की। तीसरे दिन मैं थोड़ी और ऊंची चोटी पर जाने लगा। ये पहाड़ बिल्कुल समतल और सीधा था, चढ़ाई काफ़ी स्टीप थी। मैं पहाड़ के बिल्कुल ऊपर तरफ आ गया था। तभी अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं मुंह के बल गिर गया। एक पत्थर को पकड़कर किसी तरह से मैं लटका हुआ था। मुझे लगा ये मेरे जीवन का अंत है। नीचे पैर टिकाने को कोई जगह नहीं मिल रही थी। दूर दूर तक किसी मददगार का नामो निशान नहीं था। मैंने सोचा, आखिर कब तक हाथों से पकड़कर लटका रहूँगा। धीरे धीरे मैं थकने लगा, हाथ की पकड़ छूटने लगी।
मैं समझ गया था, अब बस मेरी कहानी ख़त्म हुई। तुम लोग तो जानते ही हो कि मैं पक्का नास्तिक हूँ, लेकिन उस आखिरी पल में पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैंने आंखें बंद की और कहा, हे देवी, मैं अपने को बचाने की भीख नहीं मांगूंगा, पर मरने से पहले एक बार सच्चे दिल से तुम्हें नमन करना चाहता हूँ। मुझ पापी को अपनी शरण में ले लेना। ये सोचते सोचते मेरी बची हुई पकड़ भी छूट गई। तभी मुझे एक नाजुक से हाथों का स्पर्श मिला और एक नारी स्वर सुनाई दिया। हिम्मत मत हारो पुत्रे, प्रयास करो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अपने बाएं पैर को थोड़ा और बाएं ले जाओ। मैंने उत्साहित होकर ऐसा ही किया और तभी मुझे सहारा मिल गया। मैं अभी बोलने वाली को देख नहीं पाया था। मनी मन सोचा, अरे सहारा इतनी पास में था और मैं जिंदगी से हार मान बैठा। अक्सर ऐसा ही होता है। महिला का स्वर फिर से मुझे बोला, जैसे उसने मेरे मन की बात सुन ली हो। हम तभी हार मान लेते हैं जब जीत हमारे पास होती है। मेरा पैर एक सहारे पर टिक गया था। मैंने राहत की सांस ली और धीरे धीरे ऊपर आ गया। ऊपर आते ही मैंने चारों ओर उस महिला की तलाश की, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी। थोड़ी दूर पर एक पहाड़ी अपने खेत में काम कर रहा था। मैंने उससे कहा, अभी एक महिला ने मुझे सहारा देकर पहाड़ से नीचे गिरने से बचाया, क्या आपने उसे देखा है? पहाड़ी ने बताया, वो ज़रूर हर्षिता होगी, मैंने उसे नहीं देखा। फिर उसने चबूतरे की ओर इशारा करते हुए कहा, वहाँ पर बहुत से नर नारी बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिएगा, वो ज़रूर आपको उसके विषय में बताएंगे। मैं उन लोगों की तरफ चला गया। मैंने जो कुछ मेरे साथ घटित हुआ था वो सब उन लोगों को बताया। तो कुछ लोगों ने बताया, किधर भी नहीं गई साहब, वो तो वन देवी है, वन देवी, साक्षात देवी का अवतार, अंतर्ध्यान हो जाती है। इस इलाके में किसी को भी कष्ट होता है तो देवी उसकी सहायता करती है। फिर मैं दूसरे ग्रुप के पास गया। वो ग्रुप बोला, बकवास लगा रहे हैं ये लोग, भूतनी थी भूतनी, हमारे छोरे पट्टू को खा गई, हम उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। लगता था उन लोगों में दो ग्रुप थे। एक ग्रुप हर्षिता को देवी मानता था और दूसरा उसे भूतनी मानता था। फिर मैं पहले ग्रुप के पास गया। उसने मुझे बताया, पट्टू हर्षिता से प्यार करता था, इसमें क्या बुराई है साहब, दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। पर इन लोगों को उसका प्यार रास नहीं आया और दोनों को ऊंची वाली पहाड़ी से धक्का दे दिया। मैं बहुत देर सोचता रहा। मुझे हर्षिता का स्पर्श अभी भी याद था। अगर हर्षिता मर चुकी थी तो वो कौन थी जिसने मुझे पहाड़ से गिरने से बचाया? हर्षिता की मौत मुझे एक पहेली लग रही थी, लेकिन क्योंकि अगले दिन जाना था इसलिए मैं इस विषय में ज़्यादा सोच विचार नहीं कर पाया। जाने से पहले मैंने रोहतांग पास और उसके आसपास की ढेर सारी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की और होटल के रूम में आ गया। मैंने खाना खाया और समय देखा, अभी रात के 9 बजे थे। मैं बिस्तर पर लेटकर फ़ोटोज़ देखने लगा जो मैंने यहाँ पर 2-3 दिन में खींची थी। फ़ोटो में बहुत सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे थे। ऊपर से गिरते हुए झरने मनमोह लग रहे थे। तभी अचानक एक फ़ोटो को देखकर मैं थम सा गया। पेड़ों के झुरमुट से ताकती वो दो मासूम निगाहें, मुझे लगा ये तो हर्षिता ही है। फिर मैंने बहुत ध्यान से देखना शुरू किया। 1-2 और फोटो में भी मुझे उसकी झलक दिखाई दी। मेरी उत्कंठा चरम पर पहुंच गई। जैसे तैसे सुबह होते ही मैं उन 2-3 फोटो को जिसमें उसकी झलक दिखाई दे रही थी उन्हें लेकर वादियों में घूमने लगा और देखने लगा वो झलक कहाँ की है। अचानक मुझे काफ़ी दूर वादियों में एक झोपड़ी दिखाई दी जिसमें से हल्का सा धुआं निकल रहा था। मैं उस ओर चल दिया। वो स्थान मेरी सोच से भी काफ़ी दूर था। वहाँ पहुँचकर मैंने झांक कर देखा, हाँ ये तो हर्षिता ही है। मैंने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन झरोखे से उसे देखता रहा। मैंने देखा जल्दी जल्दी उसने मुख पर कालिक मली और दरवाज़ा खोलकर विचित्र थोड़ी डरावनी सी आवाज़ निकाली, कौन है? भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो बिना मौत मारे जाओगे। मैंने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, हर्षिता ये सब करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैं तुम्हारी असलियत जानता हूँ। तुम भूतनी नहीं पुण्य आत्मा हो। मैं वही हूँ जिसकी कल तुमने जान बचाई थी। मैं तुम्हें धन्यवाद देने आया हूँ। ये कहकर मैं उसकी ओर बढ़ा तो वो चीखने लगी, नहीं नहीं, मेरे पास नहीं आना, नहीं तो भस्म हो जाओगे। मैं भूत हूँ, मैं मर चुकी हूँ। तुम कुछ भूत भूत नहीं हो, एक नेक आत्मा हो, और क्योंकि तुम मुझे कल छू चुकी हो इसलिए मैं भस्म वसम होने नहीं वाला। ये कहकर मैंने हर्षिता को छू लिया और कहा, हर्षिता मैं यहाँ किसी गलत उद्देश्य से नहीं आया हूँ। मेरी कोई बहन नहीं है। अपने जीवन की उस कमी को पूरा करने के लिए आया हूँ। क्या तुम मेरी बहन बनना पसंद करोगी? मेरी बातों से हर्षिता बहुत अधिक भावुक हो गई
और मुझे अपनी कहानी सुनाने लगी। उसने बताया वो पट्टू से बहुत प्यार करती थी, लेकिन ज़माने को उसका प्यार रास नहीं आया। समाज के चौधरियों ने उन्हें मौत की सज़ा दी और पहाड़ से नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था और वो दोनों बच गए। पट्टू और उसने मिलकर ये झोपड़ी बनाई। गुजर बसर के लिए पट्टू शिमला चला गया, वहाँ थोड़ी कमाई भी हो जाती थी। कभी कभी रात या बहुत सुबह पट्टू उससे मिलने आता है। अगर समाज के ठेकेदारों ने उन्हें जिंदा देख लिया तो उन्हें जान से मार देंगे। जीने के लिए थोड़े बहुत पैसे दे जाता है और उसी से वो बेचारी अपनी जीविका चला रही थी। मैं हर्षिता को शिमला ले आया और पट्टू को अपने मित्र बजाज की कंपनी में अच्छी जॉब और क्वार्टर दिला दिया। अब दोनों खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यह कहकर हेमंत चुप हो गया। थोड़ी देर बाद पुष्पेंद्र ने कहा, "हाँ, आगे सुना ना, भूत भूत कब आएगा? भूत भूत अभी तो आया नहीं है, कब आएगा भूत?" बस जो आना था वो आ चुका है, अब कुछ नहीं आएगा। यार ये तो चीटिंग है। चल कोई बात नहीं भाई, बहुत अच्छी और मार्मिक कहानी थी हेमंत। पुष्पेंद्र अब तुम अपनी कहानी सुनाओ, लेकिन याद रखो अगर कोई न्यूज़ सुनाई तो दामिनी तुम्हें सजा देगी। भाई न्यूज़ का क्या किस्सा है ये? अरे कहानी की जगह ये उल्टी सीधी न्यूज़ सुनाने लगता है यार। अभी आप लोगों ने सुने अनुराग और हेमंत के संस्मरण, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी पुष्पेंद्र और दामिनी के संस्मरण बाकी हैं। हमारी कहानियाँ विशुद्ध रूप से आपके मनोरंजन के लिए हैं। इसमें किसी भी तरह का उपदेश, प्रीचिंग या मैसेज देने का नहीं है, इसलिए आप इन कहानियों को उस दृष्टिकोण से न देखें। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। हमारी आगे आने वाली कहानियों के कुछ अंश। कहानी पूनम सिंह 62 के कुछ अंश। मिस्टर सिंह ने पूनम को गले से लगा लिया। यही तो तुम्हारी अदा है, कितना कुछ करती हो और फिर सारा क्रेडिट मुझे दे देती हो। जाने कब साथ चले थे हम, कल ही की बात लगती है। हमारे इस सफ़र में न जाने कितने मोड़ आए। मोड़ कर देख रहा था वो रास्ते जो हम पीछे छोड़ आए, लेकिन अब तो मंजिल साफ दिखती है। तुम्हारे साथ साथ चल रहा हूँ और तुम साथ हो तो न जाने कितनी दूर तक और चल सकता हूँ। देख रहा हूँ वो दूर जाते हमारे कदमों के निशान बीते कल को छू कर आते हैं। नमस्कार, मैं कोई वक्ता नहीं। मुझे तो बस इतना कहना है कि यह कार्य मैंने अकेले नहीं बल्कि जेटली, जो शायद उनका असली नाम नहीं है, के साथ मिलकर किया है। और इस काम को करने में मुझे हिम्मत दी है मेरे सिंह साहब और बच्चों ने, जिन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया है। हमें बस थोड़ा बहुत हर फ्रंट पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। थोड़ी बहुत हिम्मत, उत्साह और आपस में एकता हर काम को आसान बना देती है। और सबसे विशेष बात तो ये है कि जब आप रोज़मर्रा के रूटीन से हटकर अपने परिवार, अपनी सोसाइटी या अपने देश के लिए कुछ करते हैं तो आपके दिल में एक अनोखी खुशी और संतुष्टि प्राप्त होती है। लगता है हमने कुछ विशेष किया है। मेरा तो मानना है कि ये विशिष्ट अनुभूति ही मुझे इन कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है और मैं जीवन पर्यंत अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश की हिफाजत के लिए ऐसे कार्य करती रहूँगी। हमारी आगे आने वाली कहानी खौफ के कुछ अंश। एक दिन अचानक भारत के प्रसिद्ध इंडस्ट्रियलिस्ट प्रताप शेरगिल ने बांद्रा वर्ली सी लिंक से कूदकर आत्महत्या कर ली। सब लोग आश्चर्यचकित थे कि ऐसा क्या हुआ उनके जीवन में जो उन्हें आत्महत्या करने पर विवश होना पड़ा। वैसी ही भारी आवाज में उधर से फोन आया। लौट आए फॉरेन ट्रिप से, अब ध्यान से सुनो और फोन काटने की गलती मत करना। मेरी आवाज सुनकर तुम्हारे डैडी की सांसें रुक जाती थी। हमारा हर आदमी तुम्हारी हर विदेशी लोकेशन पर निगरानी कर रहा था। हम जानते हैं तुम
अमेरिका के होटल मैरिटन की लग्जरी सूट नंबर 232 में ठहरे थे। दिनांक 14 को तुम लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने गए थे। 15 को तुम लोगों ने ट्विन टावर देखा। कहने का मतलब ये है कि तुम लोग हर जगह हमारे निशाने पर थे। हम जहाँ चाहते तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चों की जीवन लीला समाप्त कर सकते थे, लेकिन कहावत है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को जल्दी ही मारा नहीं जाता। तुम क्या जानो डर क्या होता है। तुम्हारे पास तो हर वक्त राइफल होती है, जिसको चाहा उड़ा दिया। डर तब लगता है जब किसी बदमाश का धमकी भरा फोन आता है। डर तब लगता है जब 10 बदमाश आपको AK-47 लिए अपने निशाने पर ले लेते हैं। डर तब लगता है जब आपकी आंखों पर पट्टी बांधकर एक हॉल में कुर्सी से बांधकर बैठा दिया जाता है और आपको बदमाश चारों तरफ से खतरनाक हथियार लिए घूरते रहते हैं। और जब आप अपने घर पर अपनी पत्नी बच्चे के साथ हों और बाहर से आपके घर पर पत्थरों की बरसात हो रही हो, आपकी खिड़कियों के शीशे घन घन कर की आवाज़ से टूट रहे हों। डर तब लगता है अभय प्रताप, कहना आसान होता है मेरे दोस्त, डर सबको लगता है, मुझे भी। जब रात में मशीन गन की तड़तड़, टैंक से छूटते गोले, बम की भयानक आवाज़, लोगों की चीख पुकार सुनाई पड़ती है, तो वो मंजर कितना भयानक होता होगा, जरा सोचो। लेकिन तुमने तो सुना ही होगा, डर के आगे ही जीत है। जरा सोचो, तुम अरबों खरबों के मालिक हो, कितना इन्वेस्टमेंट तुमने अपनी सुरक्षा पर किया है? बहुत कम। मैं तुम्हें 3 कमांडो ऑफिसर दूंगा। उसकी तो क्या हिम्मत है, वो तुम्हारे पैरों में गिरकर तुमसे अपने जीवन की भीख मांगेगा। एक बात और है, जैसे उसने तुम्हारी कमज़ोर नसों पर हाथ रखा है, तुम भी उसकी कमजोरियां ढूंढो। अच्छा, एक बात सच सच बताना, जब तुम सुसाइड करने जा रहे थे तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा था? दूर मुझे एक असहाय महिला और उसके साथ रोता बिलखता एक मासूम सा बच्चा। यानी तुम्हें महक और लक्ष्य दिखाई दे रहे थे। तो कैसे मेरे दोस्त तुम उन दोनों को बेसहारा छोड़कर इस दुनिया से जा सकते हो? बोलो।